सो हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है एनाटॉमी का वो है फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन जो है, ठीक है, वो फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट में ही होगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस इन एम्पल ऑफ फॉलोपियन ट्यूब, राइट। सो अब ये सवाल आता है कि फर्टिलाइजेशन हाउ हाउ द फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन जो होगा उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो जो सबसे पहले है, अगर स्पर्म जाता है ओवम के पास, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो, सबसे पहले स्पर्म जो है वो अटैच करेगा, ठीक है, जोना पेलुसुडा से। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड है वो उससे बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद जो इसके कैप पे जो एक्रोजोम होता है, उसके बाद यहाँ पे एक्रोजोम जो है जोना पेलुसुडा से सट जाएगा और वहाँ पे होगा एक्रोजोमल रिएक्शन। ठीक है, एक्रोजोमल रिएक्शन के बाद ये जो है सो पेनिट्रेशन करेगा, ये जोना पेलुसुडा के अंदर हिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद पॉलीस्पर्मी ब्लॉकिंग होगी। ठीक है, और उसके बाद जोना रिएक्शन होगा। इसके बारे में और हम फर्दर डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि जोना पेलुसुडा का काम है क्या। ठीक है, तो जोना पेलुसुडा एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो कि प्रिवेंट करता है पॉलीस्पर्मी से और इम्प्लांटेशन से। ठीक है, आखिरकार आखिरकार लास्ट में इम्प्लांटेशन तो होना है, लेकिन जब तक ये जोना पेलुसुडा है तब तक इम्प्लांटेशन पॉसिबल नहीं है या पॉलीस्पर्मी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि हम पहले बात किए थे कि सबसे पहले जोना पेलुसुडा इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में सबसे पहले जो स्पर्म है वो जोना पेलुसुडा से बाइंड होगा। ठीक है, और बाइंड होने के बाद दैट विल ट्रिगर्स टू एक्रोजोमल रिएक्शन। ठीक है, एक्रोजोमल एंजाइम को ट्रिगर्स करेगा जब वो इससे बाइंड होगा। ठीक है, और अब इसके बाद जो अगला जो स्टेप था वो था कि एक्रोजोमल रिएक्शन होगा। तो एक्रोजोमल रिएक्शन तो होगा, लेकिन एक्रोजोमल पहले ये जान लेना जरूरी है कि एक्रोजोम जो इंजाइम है जो कि स्पर्म के हेड पे होता है वो कॉन्टेन्स क्या क्या करता है। तो पहले जो है एक्रोसिन कॉन्टेन करेगा, फिर एसिड फॉस्फेटेज कॉन्टेन करेगा और हाइलोरुनेडेज कॉन्टेन करेगा। ठीक है, अब उस पिक्चर में पहले हम लोगों ने देखा था कि अब एक्रोजोमल रिएक्शन होगा एंड स्पर्म जो है वो जोना पेलुसुडा को पेनिट्रेट करेगा। ठीक, अब आगे जो फोर्थ स्टेप है वो हमारा वो है कि अब यहाँ के बाद जब जब उसने पेनिट्रेट किया तब वहाँ से क्या होगा कि कॉर्टिकल इंजाइम्स जो है रिलीज्ड होगा। ठीक है, जो कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स उसको रिलीज करेंगे, जिसको हम कॉर्टिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज कॉर्टिकल रिएक्शन? द कॉर्टिकल रिएक्शंस आर द इंजाइम्स विच आर रिलीज्ड बाय कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, राइट। ओके, सो जो नेक्स्ट है वो है कॉर्टिकल इंजाइम जो है वो जोना पेलुसुडा में पहुंच जाएगा। ठीक है, और जोना पेलुसुडा जो है वो अपनी परमिएबिलिटी दैट विल एंड जोना पेलुसुडा विल चेंज द परमेबिलिटी फॉर द स्पर्म। ठीक, अब तो रिएक्शन जब हो गया, कॉर्टिकल रिएक्शन हो गया, उसके बाद स्पर्म को तो फाइनली पेनिट्रेट करके अंदर जाना ही था। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेगा जोना पेलुसुडा, उसके लिए परमिएबिलिटी क्रिएट करेगा और उसको अंदर जाने देगा, जिसको कि हम जोना रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब आगे जो छठा स्टेप है वो ये है कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वो पॉलीस्पर्मी एक से ज़्यादा स्पर्म को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, सो जोना पेलुसुडा जब स्पर्म अगर अंदर चला गया एक, ठीक है, तो जोना पेलुसुडा क्या करेगा, वो किसी और स्पर्म को अंदर नहीं जाने देगा, जिसको कि हम टर्म के भाषा में हम उसको कहते हैं, एक टर्मिनोलॉजी है जिसको कहते हैं पॉलीस्पर्मी ब्लॉकिंग। ठीक है, ये हुआ। अब इतना पढ़ने के बाद एक चीज ये क्वेश्चन राइज हो सकता है कि इन सारे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान कुछ रिएक्शंस हुए हैं जो कि हमको याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहला रिएक्शन क्या था? एक्रोजोमल रिएक्शन, गुड। सेकंड जो है वो था कॉर्टिकल रिएक्शन, एंड द थर्ड वन दैट इज जोना रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है व्हाट आर द रिएक्शन दैट आर ऑकरिंग ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि अरेंज इट। तो ये क्लियर है। अब ये सारे रिएक्शन होने के बाद क्या होगा कि मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस विल फॉर्म दैट विल रिजल्ट टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, अब जब जाइगोट बना तो क्या होगा कि फर्स्ट क्लीवेज होगा जाइगोट में, और जाइगोट टूट के बनेगा दो सेल स्टेज में।
अब जब 2 सेल स्टेज बन गया तो उसमें सेकंड क्लीवेज होगा और वो पहुंच जाएगा 4th सेल स्टेज में। ठीक, जब 4th सेल स्टेज जब खत्म हुआ तो उसके बाद जाइगोट में क्या हुआ, 3rd क्लीवेज हुआ और वो हुआ 8th सेल स्टेज में पहुंच गया। ठीक है, एक बात याद करने वाली है, हम पिछले वीडियो में भी बात किए थे और फिर से हम बोल दे रहे हैं कि हर एक 8 सेल का जो भी स्टेज होता है उसका कैपेसिटी जो होता है वो इंटायर एम्ब्रियो को फॉर्म करने के बराबर होता है। ठीक है, और जो 8 सेल स्टेज है एक दूसरे से लूजली अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, इनमें कंपेशन होगा। ठीक है, कंपेशन मीन्स होता क्या है कि जो 8 सेल जो स्टेज था वो लूजली अरेंज्ड है। ठीक है, अब क्या होगा कि दोनों एकदम आपस में जो है सो सट जाएगा। ठीक है, एक दूसरे से टाइट जंक्शन से जुड़ जाएंगे, जिसको कि हम टर्म का नाम देते हैं कंपेशन। तो व्हाट इज कंपेशन, मीन्स द सेल आर हेल्ड टुगेदर बाय टाइट जंक्शन। क्लियर। अब जब 8 सेल स्टेज डिफ्रेंशिएट करेगा तो वो बनाएगा 16 सेल स्टेज, और हम पहले से जानते हैं कि 16 सेल स्टेज को हम मोरूला बोलते हैं। ठीक, अब मोरूला का जो अगला जो स्टेप है वो होगा कि कैविटेशन प्रोसेस के द्वारा, क्या, कैविटेशन प्रोसेस के द्वारा वो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन करेगा। ओके, अब ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म करने के बाद हैचिंग के द्वारा जब जोना पेलिसूडा जब डिसअपियर होगा तो उसको हैचिंग बोलते हैं। ठीक है, हैचिंग प्रोसेस के द्वारा ये इम्प्लांटेशन होगा, क्योंकि जब जोना पेलिसूडा जब डिसअपियर हो जाएगा तो हम पहले बात कर चुके हैं, जोना पेलिसूडा क्या करता है, पॉलीस्पर्मी प्लस इम्प्लांटेशन दोनों को ब्लॉक करता है, दोनों को प्रिवेंट करता है। लेकिन जब जोना पेलिसूडा ही डिसअपियर हो जाएगा तब इम्प्लांटेशन होगी। ठीक, तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन इतने डिस्कशन के दौरान एक चीज़ और आता है कि अब इनके स्टेप्स क्या क्या है। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेप था वो हमने क्या पढ़ा, जाइगोट बना, जाइगोट से क्लीवेज हुआ। ठीक है, क्लीवेज क्या किया, डिफ्रेंसिएशन किया, डिफ्रेंसिएशन के बाद कैविटेशन हुआ, कैविटेशन के बाद हैचिंग हुआ और हैचिंग के बाद इम्प्लांटेशन हुआ। तो ये भी सीक्वेंस में सजाने के लिए आ सकता है एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये होता है कि ठीक है सर, इम्प्लांटेशन तो हो गया, तो फर्टिलाइजेशन जो है वो टेक प्लेस कब होगा। ठीक है, तो हम इसको और भी पहले हम डिस्कशन किए थे, लेकिन अब हम डिटेल में बात करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो हमेशा 12 to 24 आवर ऑफ ओवुलेशन में होता है। क्यों, क्योंकि जो सेकेंडरी oocyte है वो मेटाफेज में जब होता है, मेटाफेज अरेस्ट में जब होता है तो वो स्पर्म के लिए वेट करता है कितने देर के लिए, 24 आवर के लिए। ठीक है, तब तक स्पर्म का फ्यूजन हो जाना चाहिए वहाँ। सेकेंडरी oocyte इन द मेटाफेज अरेस्ट वेट ओनली फॉर 24 आवर, विद इन दैट टाइम स्पर्म फ्यूजन शुड बी देयर। ओके, अब यहाँ पे पिक्चर है, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो पिक्चर है ये दिखाता है कि 12 से 24 घंटा के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो इसमें क्लीवेज ये सभी होगा, और फिर इसके बाद 30 घंटा के बाद, कितना, 30 घंटा के बाद मतलब एक दिन के बाद ये क्या करेगा, 2 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब फर्टिलाइजेशन होने के एक दिन के बाद ये 2 सेल स्टेज में पहुंच जाता है। ठीक, यहाँ तक आई थिंक सब कुछ क्लियर है। तो फर्स्ट डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, 2 सेल स्टेज बना। ठीक है, जो 30 आवर के बारे में हमने पढ़ा। और तीसरे दिन क्या होगा, तो वो 2 सेल जो है वो 8 सेल स्टेज या 16 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको कि हम मोरूला बोलते हैं। राइट, अब जो चौथे दिन जो होगा वो 16 सेल जो स्टेज था वो 32 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको कि हम एडवांस मोरूला बोलते हैं या एडवांस मोरूला कहते हैं। ठीक है, तो एडवांस मोरूला में क्या होता है कि इंट्रा जो यूट्राइन कैविटी होता है, ठीक है, एडवांस मोरूला कहाँ जाता है, वो यूट्राइन का जो यूट्रस का जो कैविटी होता है, यूट्रस का जो कैविटी होता है उसमें एडवांस मोरूला प्रवेश करता है। ठीक है, अब इन यूट्राइन कैविटी यूट्राइन फ्लूइड इंडर्स इनटू द एडवांस मोरूला एंड फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, जब वो यूट्राइन कैविटी में पहुंच गया तो वहाँ पे क्या होगा कि उसमें यूट्राइन फ्लूइड जाएगा एडवांस मोरूला में, और वो क्या फॉर्म करेगा, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं ब्लास्टोसिस्ट होता कैसा है। तो ये पिक्चर है, आउटर लेयर जो है जोना पेलुसुडा का था। ठीक है, ये आउटर सेल मास है, इनर सेल मास है, और ये है ब्लास्टोसिल। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करने वाली है कि
एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, जब ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होगा तो उस टाइम उसमें 58 सेल होता है, जिसमें से कि 53 सेल जो है वो आउटर सेल मास में होता है। कहाँ होता है? यहाँ होता है। आउटर सेल मास ये था, तो यहाँ पे 53 सेल होगा और यहाँ पे इनर सेल मास में कितना होगा? 5 सेल होंगे। ओके, तो ठीक है, आउटर सेल मास में या इनर सेल मास में जितने भी सेल हो, तो आउटर सेल मास में 58 सेल क्यों भाई? क्योंकि आउटर सेल मास जो है वो आगे चल के फॉर्म करेगा ट्रोपोब्लास्ट का। किस चीज़ का? ट्रोपोब्लास्ट का, राइट। ट्रोपो का मतलब होता है न्यूट्रिशन, मतलब आउटर सेल मास जब ट्रोपोब्लास्ट बनाएगा तो न्यूट्रिशन कौन देता है? प्लेसेंटा। मीन्स ट्रोपोब्लास्ट इन फ्यूचर क्या बनेगा? प्लेसेंटा बनाएगा। क्लियर। इनर सेल मास जहाँ पे 5 सेल थे, जहाँ पे 5 सेल थे, वो जो है सो इम्ब्रियो ब्लास्ट बनाएगा, ठीक है। और इम्ब्रियो ब्लास्ट लास्ट में क्या बनेगा? इम्ब्रियो प्रोपर बनेगा, ठीक है। अब एक बात नोट कर लीजिए कि ब्लास्टोसिस्ट जो है वो कब बनता है? 4.5 दिनों के बाद, जब फर्टिलाइजेशन हो जाए। क्लियर। 4.5 दिन फर्टिलाइजेशन के बाद बना। अब 5वां दिन फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? व्हाट विल हैपन आफ्टर 5th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन? तो जोना पेलुसुडा उसी टाइम डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। जब जोना पेलुसुडा डिसअपियर हुआ तो ऑटोमेटिकली ये बात सामने आ जाती है कि अब इम्प्लांटेशन होगा। तो इम्प्लांटेशन जो है वो होता है 6th से 7th डे, ठीक है। इम्प्लांटेशन विल स्टार्ट। कहाँ पे होगा इम्प्लांटेशन? इन द फंक्शनल ऑफ इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम के फंक्शनल पार्ट में होगा, ठीक है। इस पिक्चर में देखिए, ट्रोपोप्लास्ट बनाया स्टेम से, जो कि आगे चल के बना क्या? प्लेसेंटा, ठीक है। ये ब्लास्टोसिस्ट है। इनर सेल मास बनाया क्या? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, जो कि आगे में चल के बना टोटल इंटायर एम्ब्रियो। क्लियर। अब एक सवाल है कि एक फीमेल है जिसकी एज 33 ईयर्स है, ठीक है, और उसका जो कंप्लेन है, सी इज हैविंग कंप्लेन ऑफ एब्डोमिनल पेन, जो कि एग्जैक्टली मैच करता है अपेंडिसाइटिस से। अपेंडिसाइटिस में कौन कौन से होते हैं? जैसे कि उसमें कंप्लेन होता है वोमिटिंग का, होता है फीवर का, होता है टेंडर एब्डोमिनल पेन होता है उसमें भी, ठीक है। और उस पेशेंट का जो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री है वो ये है कि उसे एमोनोरिया है 2 महीने का, ठीक है। तो अब बताना ये है कि उसका ट्रीटमेंट हम करें कैसे। ओके, सो ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे कि पहले एमोनोरिया के वजह से उसको पहले हम HCG टेस्ट करेंगे उसका, ठीक है। अब हम जानते हैं कि HCG टेस्ट जो है अगर प्रेगनेंसी के केस में है तो वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव था, लेकिन क्या है कि टेस्ट रिजल्ट जब आया तो ये था कि सीरम HCG जो लेवल है वो बहुत ही कम है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि उस महिला को डायग्नोसिस में क्या करेंगे हम? एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसको। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो होता है कि जब द मोस्ट कॉमन साइट जो है वो फॉलोपियन ट्यूब है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। जो इम्प्लांटेशन जो यूट्रस में होना था वो कहाँ हो गया? फॉलोपियन ट्यूब में हो गया, ठीक है। ये तो बहुत ही अबनॉर्मलिटी वाली बात है, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन फंक्शनल लेयर ऑफ इंडोमेट्रियम में होना चाहिए, लेकिन हुआ कहाँ? फॉलोपियन ट्यूब में हुआ। तभी इसका HCG जो लेवल है वो बहुत ही लो आया, राइट। अब बताना ये है कि इसका ट्रीटमेंट होगा कैसे। तो इसका ट्रीटमेंट के लिए यही है कि इसका जो प्रेगनेंसी जो है वो टर्मिनेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम डॉक्टर हैं एट ए टाइम तो हम उसको बोलेंगे कि फॉलिक एसिड ले लो और 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद हो, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इफ HCG लेवल इज लो मीन्स व्हाट? सिंसाइटियोट्रोपोब्लास्ट इज नॉट वेल डेवलप्ड प्रॉपरली, ठीक है। तो उस केस में जो पेशेंट का जो कंप्लेन होगा वो एग्जैक्टली अपेंडिसाइटिस के तरह ही होगा। तो हम इस केस में क्या करेंगे कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करेंगे। अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो जो ट्यूब्स है, जो फॉलोपियन ट्यूब्स है दैट विल रप्चर। ओके, क्लियर है?
चलिए अब एक सवाल और। एक 20 साल की औरत है जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आती है सीवियर एब्डोमिनल पेन के साथ, जो कि उसको है राइट साइड में। साइंस क्या है? इंटरनल ब्लीडिंग्स है। नोट कर लीजिए, साइन क्या है? इंटरनल ब्लीडिंग है। शी इंडिकेट्स दैट she has been sexually active without contraception and missed her last menstrual period. ओके, ये भी क्लियर। बेस्ट ऑन इज इन्फा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर मस्ट बी इंक्लूडेड एज एन डायग्नोसिस। तो इसका तो सिंपल सी बात है कि भाई एबनॉर्मल है, इंटरनल ब्लीडिंग है, तो ओवेरियन कैंसर तो हो नहीं सकता है, ठीक है। नॉर्मल प्रेगनेंसी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर इंटरनल ब्लीडिंग है, ठीक है। अपेंडिसाइटिस हो नहीं सकता, ठीक है। तो एक ही बच जाती है यहाँ पे एक्टोपिक ट्यूबल प्रेगनेंसी। क्लियर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो।